हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। DSSB का भी आपका एग्जाम आ रहा है, वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये है आपका पार्ट 4। हमारी एक सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, जिसका पार्ट नंबर 4 है। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी के अदर वीडियोस भी हैं, क्वेश्चन सीरीज, आप उनको भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक समाजवाद या फिर साम्यवाद। ठीक है, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको अपना स्कोर शेयर कर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने आंसर्स सही थे। ठीक है, जितने भी सही हो, आपकी जितनी प्रिपरेशन हो, पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा जिसके रूप में वैज्ञानिक समाजवाद जाना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसको मार्क्सवाद भी कहते हैं। ठीक है, और जिसके जनक कौन है? जिसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। और ये जो वर्ड है समाजवाद, इस समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि धर्म को लोगों का अफीम उन्होंने बताया। ठीक है, मतलब एक तरीके से धर्म को उन्होंने लोगों का अफीम बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसे क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? इनमें से वो कौन से विचारक हैं जिनको एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को जाना जाता है क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में, क्योंकि इन्होंने जो भी शोषणपूर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, उसके बारे में सोचा, या फिर आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको बदलने की बात की, उसमें बदलाव की बात की। और ऐसा इन्होंने ये ऐसा करने वाले पहले थे, और उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बात की जिन्होंने। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक आधार दिया इस चीज को। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हो रहा था उस पूरे सिस्टम को बदलने की बात की, वो भी वैज्ञानिक आधार पर क्रांति करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ये जो कथन है ये किसका है? तो इनमें से बताइए कि ये कथन किसके लिए है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ये बात किसने कही है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सी। ठीक है, और ऐसा इन्होंने किस लिए कहा? क्योंकि प्लेटो ने जब साम्यवाद की बात की तो उन्होंने पत्नी की और संपत्ति के साम्यवाद की बात कही थी। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने, मैक्सी ने इसी व्यवस्था से प्रभावित होकर कहा कि अगर प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा? तो देखिए, बिल्कुल बहुत आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद के अनुसार क्या है? राज्य एक वर्ग संरचना है। ठीक है, मार्क्स ने राज्य को क्या बोला है? एक वर्ग संरचना माना है, जिसमें कहा गया है कि जो उत्पादन के साधन है उस पर किसका अधिकार है? उस पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार है, और यही क्या करते हैं? अपने वर्ग की पूर्ति करते हैं, उन्हीं को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तथ्य के आधार पर ही क्या कहा? मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति भी कहकर बुलाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो कब निर्धारित किया? तो ऑप्शन देखिए, जल्दी से आंसर बताइए। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो कब निर्धारित किया? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। ठीक है, और इसको बताया गया पूरे तरीके से विचार विमर्श करने के बाद ये क्षेत्र जो है वो डिसाइड किया गया, निर्धारित किया गया। और इस विषय में क्या क्या चीजें शामिल थी? राजनीतिक सिद्धांत, संस्थाएं, ठीक है, दल, जनमत, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इन सब पॉइंट्स को भी सहमति मिली।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? ठीक है, इनमें से किसने कहा कि राज्य जो है वो हमेशा से ही एक दमनकारी संस्था है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स ने। ठीक है, तो देखिए मार्क्स का जो विचारधारा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। मार्क्स ने जो है राज्य को दमनकारी संस्था इसलिए बोला है कि यहाँ पे दो वर्ग देखने को मिलता है, पूंजीपति वर्ग और एक वर्ग है मजदूर वर्ग। यानी एक तो शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। एक वर्ग है जो शोषण करता है और जिसका शोषण होता है वो मजदूर वर्ग है। तो कहा गया कि राज्य जो है उसका जो सारा फोकस है वो धनवान वर्ग पर ही है। ठीक है, इसमें संपत्ति की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, वो सिर्फ अपने ही हित पूर्ति में काम करते हैं और ये जो वर्ग है संपत्ति को चुनौती देता है और इसे क्या कहता है, इसे संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। यानी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा या फिर कोई भी जगह जहाँ पर ये काम करते हैं उनके द्वारा उत्पीड़ित इनको किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें पूरा वर्ग संघर्ष छिपा है। ठीक है, वर्गों की बात करें तो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, पृथक्करण का मतलब होता है डिवाइड करना यानी अलग कर देना। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, फिर किससे संबंधित है? तो ये जो थ्योरी है आपकी, ये दी गई है मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा। अब यहाँ पर एक बुक देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू की एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, इस बुक में इन्होंने शक्ति के पृथक्करण की बात की है कि शक्ति जो है उसका बंटवारा हो जाना चाहिए, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या फिर न्यायपालिका। इन शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होना चाहिए ताकि जो अधिकार है, जो पावर है वो बिल्कुल सुरक्षित रह सके, ताकि किसी पावर जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी एक संस्था के हाथ में ना रहे। ठीक है, और ये जो अंग है तीनों, ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होने चाहिए, एकदम स्वतंत्र होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैज़नी। ठीक है, क्या आंसर जाएगा? मैज़नी, मैज़नी। ठीक है, तो यहाँ पर बात है कि जो मैज़नी है उन्होंने क्या कहा। अब मैज़नी जो है वो कौन सी कंट्री से थे? इटली से थे, और इटली के महान देशभक्त और राजनेता भी रह चुके थे, और इन्होंने ही एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत की घोषणा की या फिर दिया। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो संस्था है अभिनव भारत, अभिनव भारत संघ, इसकी जो स्थापना है ये मैज़नी का एक क्लब था, ये कह सकते हैं एक संगठन था। मैज़नी का बनाया हुआ एक संगठन था, इसका नाम क्या था? यूथ इटली। आपने एनसीईआरटी में नाम जरूर देखा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में। तो मैज़नी का जो एक संगठन था यूथ इटली, इसके तर्ज पर ही या फिर कह सकते हैं कि इसको फॉलो करते हुए ही अभिनव भारत संघ की स्थापना की गई। इससे प्रेरणा लेकर, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे प्रेरणा लेकर अभिनव भारत संघ की स्थापना भारत में की गई। ठीक है, और मैज़नी का क्या उद्देश्य था कि वो इटली को एक ताकतवर देश के रूप में देखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के जो सिद्धांत है वो किस चीज से प्रभावित है? वो कौन सी क्रांति से प्रभावित है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से वो प्रभावित है। ये राज्य और क्रांति का सिद्धांत है 1848 से लेकर 1851 ईस्वी के मध्य में ये जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, इन घटनाओं से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? कार्ल मार्क्स का कहना है कि उससे पहले का जो समाजवादी चिंतन है वो क्या था? विकासवादी, क्रांतिकारी, फेबियन या फिर काल्पनिक? तो इसका जो आंसर जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका कहना था कि ये कैसा है? ये बिल्कुल काल्पनिक है। कैसा है? बिल्कुल काल्पनिक है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि काल्पनिक तो बोला गया है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था, काल्पनिक क्यों बोला गया था? तो कार्ल मार्क्स की एक बुक है, एक रचना है जिसका नाम है क्रिएटिव ऑफ द गोथा प्रोग्राम। ठीक है,
इसमें इन्होंने अपने पूर्व का जो समाजवादी वो है विचारधारा है उसको उसकी आलोचना की है की गई है इसमें, और उसको एक कल्पनावादी उन्होंने बताया है। ठीक है, जैसे कि वेपर का भी क्या कहना है, वेपर ने क्या कहा है कि सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की है लेकिन उसके लिए जमीन नहीं तैयार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मार्क्स जो है वो कौन से देश का रहने वाला था? कई बार बहुत इजी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है क्वेश्चन को। तो मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। अगर हम बात करें जन्म की, तो जन्म हुआ था 5 मई को 1818 में। ठीक है, जर्मनी का राइन प्रांत और इसका भी ट्रियर एक शहर, ठीक है, यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने अपना ज्यादातर जो जीवन है वो कहाँ पर? फ्रांस और ब्रिटेन में व्यतीत किया, में बिताया। इसके अलावा आपको पता ही है कि मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में बदला। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। निम्नलिखित विचारों में मार्क्स ने हेगेल से कौन सा विचार लिया है? यानी मार्क्स ने हेगेल से कौन सा विचार लिया है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्या हो गए, ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए यहाँ, देखकर बताइए कौन सा जो ऑप्शन जाएगा वो बिल्कुल सही जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा आपका द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्स ने हेगेल से कौन सा विचार लिया? द्वंद्वात्मक पद्धति का। आप देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको एक तरीके से कह सकते हैं वाद विवाद। ठीक है, तो इसके 3 अंग हम कह सकते हैं इस पद्धति के। सबसे पहली बात तो कि ये विकासवाद का सिद्धांत है। ठीक है, और इसके अगर हम 3 अंगों की बात करें तो कौन सा है? वाद, प्रतिवाद और है फिर संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण या फिर इसको संवाद भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको संवाद भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर पहली बात तो है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, तो ये तीनों चीज हैं, तीनों अंग इसके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए क्वेश्चन अपना 13। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे। इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था के माध्यम से मार्क्स जो है उसने स्पष्ट किया है या फिर स्पष्ट करना चाहते थे। क्या स्पष्ट करना चाहते थे? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स जो है वो क्या स्पष्ट करना चाहते थे? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। उत्पादन की जो पद्धति है वो इतिहास की गति निर्धारित करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, एक चरण की बात करें हम, यानी अगर बात करें कि इतिहास का हर एक चरण है उसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उसका स्वामित्व उसके आधार पर ही व्याख्या होती है। जैसे कि पहले की आदिम साम्यवादी व्यवस्था, उसके बाद फिर दास व्यवस्था, दास प्रथा, फिर क्या था सामंतवादी व्यवस्था कह सकते हैं, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था, और लास्ट में क्या बात आती है? साम्यवादी व्यवस्था की। ठीक है, तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका यदमात्यम। क्या है? यदमात्यम। ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदमात्यम जो है इस नीति का जो संबंध है वो है उदारवाद से, जबकि बाकी सब जो है संबंधित हैं किससे? ये बाकी सब संबंधित है मार्क्सवाद से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है क्योंकि ये संबंधित है उदारवाद से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? मार्क्स जो है उसका कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और लेबर सिद्धांत। ठीक है, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो ये है, और दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि दोनों ही हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो मार्क्स के जो विचार हैं उनके स्रोत बहुत सारे उन्होंने अपने विचारकों से ग्रहण किए थे। काफी सारे जो विचार हैं अन्य विचारकों से ग्रहण किए थे, जिसमें कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे, कुछ ऐसे समाजवादी विचारक भी थे जिनसे उसने काफी कुछ सीखा। ठीक है,
तो इनमें श्रम का, मूल्य का एकमात्र स्रोत, ये सब चीजें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसकी देन है? रिकार्डो की देन है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसकी देन है? रिकार्डो की देन है। तो मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो ये है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और लेबर सिद्धांत। देखते हैं, किसने कहा कि सर्वहारा की जो तानाशाही है वो मार्क्सी सिद्धांत का सार है? तो इनमें से किसने बोली ये बात? किसने कहा कि सर्वहारा की जो तानाशाही है वो मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा लेनिन। किसने कहा? लेनिन ने। तो लेनिन ने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्सवाद का सार है। अधिनायकवाद की यहाँ पर बात की गई है। लेनिन का क्या कहना था कि समाजवादी जो क्रांति है उससे सर्वहारा का क्या होगा? उससे सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा या फिर होगा। ये व्यवस्था क्या है? उत्पादन के साधनों पर क्या करेगी? अपना सामाजिक स्वामित्व स्थापित कर लेगी। ठीक है, और इससे किसको मात दे दी जाएगी? पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर कहा गया है कि किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? यानी मार्क्सवाद के अंदर लेनिन का वो कौन सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बोला जाता है? तो ये है आपका दल का सिद्धांत। दल की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाया गया है लेनिन द्वारा। मजदूर वर्ग की बात की है और कहा है कि मजदूर वर्ग जो है उसका नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्रांति है वो काफी बड़े लेवल पे अच्छे से की जा सके। इसके अलावा लेनिन ने दल के महत्व को बहुत ही ज्यादा स्वीकार किया। सोवियत रूस की अगर बात की जाए, सोवियत रूस, इसमें क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने कौन सा दल बनाया था? उसने बनाया था बोल्शेविक दल। कौन सा? बोल्शेविक दल। इसका इन्होंने गठन किया था लेनिन ने। और 1917 में जारशाही जो व्यवस्था उसको उखाड़ फेंका भी था इसी की बदौलत। तो दल की इंपॉर्टेंस उन्होंने काफी ज्यादा बताई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्स ने पेट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का जो उल्लेख है वो किस संदर्भ में किया है? मार्क्स ने पेट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का जो उल्लेख है वो किस संबंध में किया है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग संघर्ष के संबंध में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की एक बुक थी। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की एक बुक थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, 1848। इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि सभी वर्तमान जो समाज है उनका इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष। यानी आज के टाइम में जो भी समाज है उनका इतिहास की अगर हम बात करें तो उनका इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतत क्रांति का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसको सतत क्रांति या फिर निरंतर क्रांति भी कहते हैं। तो इसका जो संबंध है ये है माओ से। तो ये बात माओ ने कही है, माओ से संबंधित है। यानी सतत क्रांति या फिर निरंतर क्रांति का सिद्धांत माओ ने दिया। ठीक है, और माओ ने क्या कहा कि क्रांति जो है वो कोई अंतिम समाधान नहीं है बल्कि केवल एक अभिष्ट दिशा में प्रगति का एक सिर्फ चरण मात्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोक युद्ध की संकल्पना जो है उसको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? लोक युद्ध यानी पीपल्स वॉर। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने लोक युद्ध के बारे में बात की, इसके कॉन्सेप्ट की, और बोला कि सेना और हथियार जो है उनकी इंपॉर्टेंस को कम बताया जबकि जनता की इंपॉर्टेंस को ज्यादा बताया। बोला गया कि हथियार जो है वो ठीक है, हथियार भी जरूरी है युद्ध में, उसका भी अपना अलग महत्व है, लेकिन निर्णायक जो रोल है वो किसका है? जनता का। या फिर नंबर 21, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है माओ। ठीक है, क्योंकि माओ के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि आर्थिक मोर्चे की अगर हम बात करें, किसी भी कंट्री में आर्थिक मोर्चे की अगर बात करें तो वहाँ पर समाजवादी क्रांति होने के बाद भी क्या है, पूरी जो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विचारधारात्मक मोर्चे पर भी समाजवाद को फैलाना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? श्रमिकों की तानाशाही को। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, लेनिन ने। और ये बात लेनिन ने किसमें कही? स्टेट एंड रेवोल्यूशन,
ठीक है, एक निबंध है, एक बुक है लेनिन की, जिसका नाम क्या है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, यानी राज्य और क्रांति। इसमें इन्होंने श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत की बात की। और 1918 की अगर बात करें तो 1918 में लिखी उनकी एक पुस्तक जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था प्रोलेटेरिएट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद है पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। क्या है? पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था। लेनिन ने क्या कहा है कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है। ठीक है, और इसके बारे में जो विश्लेषण है वो उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, या फिर यहां पर मैं लिख देती हूँ हिंदी में, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। इस बुक में इन्होंने इस बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 24। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र जो है वो कौन सी व्यवस्था का है? यानी हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को ही अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये जो सूत्र है ये किसने दिया था, या फिर किसकी कौन सी व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर? जल्दी से बताइए, इसका जो आंसर है ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, इन्हीं का तो कहना है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेनिन ने अपनी बुक में, जिसके बारे में मैंने बात की थी, राज्य और क्रांति बुक का नाम है, यानी स्टेट एंड रेवोल्यूशन। इसके अंतर्गत इन्होंने समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर करते हुए बताया था। ठीक है, तो यही चीज है, और इसी में ही इन्होंने ये लिखा था, हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करने से अपने अपने कार्य के अनुसार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। बहुत ही पॉपुलर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये तो जरूर ही आपको आंसर पता होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, यानी राज्य नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये जो आंसर जाएगा इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये बात कही थी किसने? कार्ल मार्क्स ने, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आपको जरूर ही पता होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इतनी अपनी जो तैयारी है वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।